हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 13। लेक्चर नंबर 13 शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 12 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 12 के अंदर स्टूडेंट हमने किया सहकारी अधिगम मीन्स कोऑपरेटिव लर्निंग, जिसके अंदर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि जो सहकारी अधिगम है वो होता है क्या, उसका अर्थ बताया, डेफिनेशन दी और उसके तत्व कौन कौन से हैं। फिर स्टूडेंट हमने इसके क्या है लाभ और हानियां की पॉइंट टू पॉइंट। तो आज स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 13 के अंदर सेकंड यूनिट के अंदर हमारा टॉपिक है रचनात्मकवादी अधिगम, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं पहले आपको बताऊंगी जो रचनात्मकवादी अधिगम है वो होता है क्या चीज। स्टूडेंट पहले हम क्लियर करेंगे रचनात्मकवादी अधिगम। स्टूडेंट क्लियर करते हैं हम कि जो रचनात्मकवादी अधिगम है होता है क्या चीज। स्टूडेंट बात आती है कि जो रचनात्मकवादी अधिगम है वो क्या है, इस बात पर आधारित है कि अधिगम तभी होता है जब जो अधिगम करता है सीखने वाला है अपनी ज्ञान और समझ से कोई भी रचना का निर्माण करता है। जो अधिगम है, अधिगम क्या है, क्रियाशील प्रक्रिया है जिसके अंदर जो अधिगम करता है क्रियाशील होकर उसके अंदर भाग लेता है। तो वो क्या है, जब क्रियाशील होकर भाग लेता है तो ही जो उसके अंदर कुछ सिखाया जा रहा है तो उसे क्या है अगेन करता है। जब अधिगम करता जो भी अधिगम के अंदर क्रियाहीन होकर भाग लेता है तो वो क्या है कोई जानकारी ग्रहण नहीं कर पाता, तो वो स्टूडेंट सिर्फ ज्ञान और सर्जक होते हैं, न इसके वो प्राप्त करता होते हैं। अगर वो इसके अंदर पूरा एक्टिवेट होकर भाग ले रहा है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए तो वो क्या है पूरा क्रियाशील होकर ही भाग ले रहा है। अगर वो क्रियाहीन होकर भाग ले रहा है तो वो जो अधिगम को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो क्या है ज्ञान और सर्जक, ज्ञान के सर्जक अर्थों व ज्ञान के सर्जक होते हैं, न कि इसके प्राप्तकर्ता होते हैं। अब बात आती है जो रचनात्मकवादी शिक्षण है वो इस बात पर आधारित है कि इसमें आलोचनात्मक प्रेरणाएं, अधिगम करता निर्भरता होगी, व्याख्यान हो गए, प्रश्न उत्तर हो गए, समस्या समाधान हो गए, क्या है ये सारी डिफरेंट चीजें इसके अंदर क्या है शामिल होती हैं। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि रचनात्मकवादी शिक्षण वह है जिसमें अधिगमकर्ता की दृष्टि में संज्ञानात्मक विरोधाभासों का मूल्य पहचानता है और क्या है अंत क्रियाओं को उत्साहित करता है। तो स्टूडेंट जो रचनात्मकवादी अधिगम है तो इससे हमारे सामने यही निकल कर आता है कि जैसे जैसे जो अधिगम करता है जितनी जितनी एक्टिविटीज करेगा उतना ही वो क्या है ज्यादा सीखेगा। फॉर एग्जाम्पल वो अपने अनुभवों के लिए दुनिया के अंदर क्या है अलग अलग चीजों के अंदर शामिल होने की कोशिश करता है किसको कि जो मेरा उद्देश्य है मैंने उसकी सफलता तक पहुंचना है। अगर वो उसकी सफलता तक नहीं पहुंच पाता, उसके मुंह पर असफलता लगती है तो भी क्या है उसके जो अनुभव है वो क्या है इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ोतरी होती है उनके अंदर। क्योंकि अगर उनके मुंह पर सफलता लगी है, सफलता से भी उनके अनुभव क्या है उन्होंने सीखे हैं कि आगे से जो मेरे भविष्य के अंदर ये कमियां रही हैं या मेरे रास्ते के अंदर जो सीखते टाइम ये अड़चने आई हैं, इन दोषों को दूर करने के लिए वो और क्या है ज्यादा प्रैक्टिस करता है ताकि मुझे भविष्य के अंदर ये चीजों का सामना ना करना पड़े। तो स्टूडेंट जो बात करते हैं जो रचनात्मकवादी अधिगम है, वैसे तो ये क्या है इसका जो देन है ज्यादा सीमू पापेर को जाती है और जो प्याजे हैं प्याजे का भी संज्ञानात्मक विकास के आधार पर उन्होंने भी अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो जो ब्रूनर हुए हैं, ब्रूनर ने भी इनके बारे में अपने अलग से अनुदेशन दिए हैं स्टूडेंट। तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी कि ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन बात करते हैं हम। ब्रूनर के अनुसार अनुदेशन, वो अनुदेशन कौन कौन से हुए हैं क्या है स्टूडेंट, उन्होंने अपने 4 बातें इसके अंदर क्लियर की हैं, उसे भी हम क्या है पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट
जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने इसे 4 भागों के अंदर डिवाइड किया। 4 पहलुओं का होना उन्होंने कहा है इसके अंदर जरूरी है। तो वो 4 पहलू कौन कौन से हैं? फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि अधिगम के प्रति झुकाव, अधिगम के प्रति झुकाव। जो अधिगम करता है उसका क्या है, जो सिखाया जा रहा है उसके प्रति झुकाव हो, इन्होंने ये कहा है। सेकंड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट इन्होंने क्लियर किया है कि जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों का जो ज्ञान, जिनके द्वारा ज्ञान की ऐसी संरचना की हो कि जो अधिगम करता है, अधिगम करता आसानी से समझ सके। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण विधियों ज्ञान की ऐसी संरचना हो जो अधिगम करता है, अधिगम करता क्या है, आसानी से उसे समझ सके। अधिगम करता आसानी से समझ जाए, जो ज्ञान की संरचना की जा रही है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट है इसी के अंदर जो हम क्लियर करने जा रहे हैं कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का सबसे प्रभावशाली अनुकरण। विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का प्रभावशाली अनुकरण। जो भी विषय वस्तु अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत की जा रही है उसे क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि जो अधिगम करता है उसे आसानी से समझ पाए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, पुरस्कारों व दंडों की प्रकृति व आवृत्ति। पुरस्कारों व दंडों की आवृत्ति व प्रवृत्ति। जो भी स्टूडेंट अधिगमकर्ता के सामने पुरस्कार भी उसे दिए जाए, उसे दंड भी दिए जाए, तो ऐसी प्रकृति और आवृत्ति अपनाई जाए। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा जो आता है, जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने क्या कहा है, ब्रूनर द्वारा रचनात्मकवाद के निम्नलिखित नियम भी बताए गए हैं। क्या अगला हम पॉइंट क्लियर करेंगे कि ब्रूनर है, ब्रूनर ने रचनात्मकवाद के नियम बताए, के कुछ नियम बताए हैं, उनका वर्णन भी किया है स्टूडेंट। हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा है, ब्रूनर ने जो रचनात्मकवाद के कुछ नियम अपनाए हैं, वो नियम क्या है, सामाजिक रचनात्मकवाद तथा अन्य सामाजिक अधिगम सिद्धांत इसी पर आधारित है। वो कौन कौन से पॉइंट उन्होंने बताए हैं उसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू पॉइंट ही क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट स्टूडेंट मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि शिक्षण उन अनुभवों और स्थितियों से संबंधित होना चाहिए, जो शिक्षण है, जो टीचिंग है, टीचिंग क्या है, शिक्षण उन अनुभवों व स्थितियों से संबंधित होना चाहिए जो अधिगमकर्ता के लिए क्या है, अधिगम है, जो भी उसे सिखाया जा रहा है वो क्या है, उसके योग्य हो, अधिगमकर्ता अधिगम के योग्य हो। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है, अधिगम करता अधिगम के योग्य, ये उन्होंने कहा है। ब्रूनर ने कहा है कि शिक्षण से संबंधित कोई भी स्थितियां और अनुभव अपनाई जा रही हैं वो ऐसे हो जो अधिगमकर्ता उनके क्या है, योग्य हो। जो भी मेथड अपनाया जा रहा है, जो भी कुछ समझाया जा रहा है अधिगमकर्ता के लिए, वो उसी के हिसाब से हो ताकि वो इसे आसानी से समझ सके और इसका फायदा और लाभ उठा सके। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि शिक्षण की संरचना ऐसी होनी चाहिए जिसे क्या है, छात्र आसानी से समझ सके। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है, छात्र आसानी
आसानी से समझ सके। जो शिक्षण है, शिक्षण ऐसा होना चाहिए, ऐसे मेथड होने चाहिए उसके अंदर जो आसानी से उसे जो छात्र है समझ सके। थर्ड पॉइंट के अंदर स्टूडेंट उन्होंने कहा है कि शिक्षण की रूपरेखा ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या है, ब्रहिवेशन को प्रोत्साहित मिले और रिक्त स्थान भी भरे जा सके। क्या है थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा है, ब्रहिवेशन को प्रोत्साहित करें और रिक्त स्थान को भी भरे। जो रिक्त स्थान है ताकि अधिगमकर्ता क्या है इसका फायदा उठा सके इनको भरने के लिए, जो ताकि वो समझे कि जो रिक्त स्थान है वो कैसे भरे जाएंगे। अगला पॉइंट उन्होंने कहा है स्टूडेंट कि दूसरों के व्यवहार को जाने और दूसरों के जो व्यवहार है उसे ही समझकर क्या है वो सीखें। दूसरों के व्यवहार को वो समझे और दूसरों के व्यवहार से ही कुछ भी वो सीखें, समझकर उसका ये परिणाम निकलता है जिसे कहेंगे हम दूसरों के व्यवहार को तथा दूसरों के परिणामों को देखकर सीखना। फोर्थ पॉइंट में उन्होंने कहा है दूसरों के व्यवहार व परिणामों को देखकर सीखना। तो ये स्टूडेंट हमारे पॉइंट हुए क्लियर, जिसके अंदर मैं फिफ्थ पॉइंट आपको बताती हूँ कि संज्ञान अधिगम में केंद्रीय भूमिका निभाता है। जो संज्ञान है, जो कॉग्निटिव है, वो क्या है अधिगम के अंदर एक केंद्रीय भूमिका निभाता है, जिसमें सामाजिक अधिगम संज्ञान संज्ञानात्मक व्यवस्था को मानवीय अधिगम के केंद्र में रखता है। सिक्स्थ पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हमारा आता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को व्यवहारवादी व संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांतों का जोड़ने वाला सेतु के रूप में देखा जा सकता है। कि जो व्यवहारवादी है और संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है इसको जोड़ने वाले एक सेतु के रूप में भी देखा जा सकता है। तो ये स्टूडेंट हुए जो ब्रूनर ने इसके कुछ नियम बताए हैं, रचनात्मकवाद के नियम बताए हैं। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की जो रचनात्मकवादी है उसके कुछ शैक्षिक आशय भी हैं। वो कौन कौन से हैं? रचनात्मकवाद के कुछ शैक्षिक आशय हम बात करते हैं रचनात्मकवाद की शैक्षिक आशय। वो आशय कौन कौन से हैं स्टूडेंट, उसे भी क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम जो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो अधिगम करता है, अधिगम करता प्रयोग द्वारा सीखते हैं न कि सुनकर। वो निष्कर्ष भी स्वयं निकालते हैं और उसका मूल्यांकन भी स्वयं करते हैं। अधिगमकर्ता प्रयोग द्वारा सीखते हैं। क्या है स्टूडेंट, जो अधिगम करता है वो प्रयोग द्वारा सीखते हैं, न कि वो सुनकर सीखते हैं। वो इसका निष्कर्ष भी स्वयं निकालते हैं और इसका मूल्यांकन भी स्वयं करते हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट इसके अंदर हमारा आता है कि रचनात्मकवाद इस बात पर बल देता है, जो रचनात्मकवाद है, कि अधिगम संपूर्ण या कुछ भी नहीं प्रक्रिया नहीं है। छात्र नई जानकारी को अपने पूर्व अनुभवों के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। छात्र क्या है स्टूडेंट इसके अंदर, छात्र नई जानकारी पूर्व अनुभवों
अनुभवों के साथ जोड़कर प्राप्त करते हैं। कोई भी उन्होंने जो रचनात्मकवाद है, रचनात्मकवाद इस बात पर आधारित है कि जो भी कुछ छात्रों को सिखाया जा रहा है, बच्चे न्यू कुछ सीखना चाहते हैं, पहले वो पूर्व ज्ञान पर ही आधारित करके क्या है बच्चे कुछ नई चीजों को सीखेंगे, तो इस प्रकार वो किसी नई चीज को अगेन करते हैं, प्राप्त करते हैं। थर्ड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है इसके अंदर कि शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है वह अपने छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का निरंतर मूल्यांकन करें। छात्रों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन करें। कौन करे? शिक्षक करे। स्टूडेंट जो भी कुछ भी सिखाया जा रहा है बच्चों को, कितना सिखाया जा रहा है, बच्चों ने कितना प्राप्त किया, तो टाइम टू टाइम एक शिक्षक है, टीचर का कर्तव्य बनता है कि जो बच्चे ने सीखा है वो कितना सीखा है और कैसे सीखा है। तो सॉरी स्टूडेंट्स, कि इसका मूल्यांकन टाइम टू टाइम हर टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो करे। तो इस प्रकार ताकि वो सुनिश्चित किया जा सके कि छात्र नई जानकारी उसी प्रकार समझते हैं जैसे शिक्षक उन्हें क्या है समझाना चाहता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, क्योंकि छात्र अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीखते हैं। जब शिक्षा से संबंधित उन्हें नई जानकारी दी जाती है तो वो अक्सर गलतियां करते हैं, तो उन्हें पुनः भी गलतियां कहा जाता है। जो भी छात्रों को सिखाया जाता है, छात्र जब कुछ भी सीखते हैं वो पूर्व ज्ञान के आधार पर ही सीखते हैं, तो जब सीखते सीखते उनसे कुछ गलतियां मिस्टेक भी हो जाती हैं, तो उनको कुछ गलतियां संरचना पर आधारित कहा जा सकता है। तो इस प्रकार एक टीचर का कर्तव्य बनता है कि गलतियां पकड़े, साथ के साथ उन्हें मोटिवेट करे कि इन गलतियों को आपने नेक्स्ट टाइम नहीं करना, कैसे इनको किस प्रकार सुधारना है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा फिफ्थ आता है कि अध्यापक द्वारा इन जो कमियों की जानकारी, गलतियों को पकड़ना, देखना व ठीक करना चाहिए। क्या है? अध्यापक द्वारा कमियों की जानकारी भी लेते रहना चाहिए। जो भी गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गलतियां स्टूडेंट के द्वारा हुई है, उन गलतियों को पकड़ना, देखना एक टीचर का क्या है कर्तव्य बनता है। उन्हें ठीक किस प्रकार करना चाहिए ताकि वो पुनः संरचना हमारी अपनी अंदरूनी कमियों की, क्योंकि जो स्टूडेंट के अंदर कोई कमियां होती हैं, अंदरूनी कमियां होती हैं जो हमें टाइम टू टाइम हमारे सामने उभर कर आती हैं, तो इस प्रकार जो कमियां हैं वो हमारी अंदरूनी कमियों के कारण ही गलतियां होती हैं। तो इस प्रकार उनको सुधारने का भी एक टीचर का ही कर्तव्य बनता है कि किस प्रकार उन्हें क्या है मोटिवेट किया जाए ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस प्रकार की गलतियां बच्चे से दोबारा ना हो। अगला पॉइंट हमारा आता है कि अध्यापक की भूमिका केवल मूल्यांकन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों के साथ विभिन्न क्रियाओं में भी भाग लेना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा, अध्यापक को छात्रों के साथ विभिन्न क्रियाओं में भी भाग लेना चाहिए। स्टूडेंट जो एक अध्यापक है, एक अध्यापक का कर्तव्य यही नहीं बनता कि वो अपने बच्चों को शिक्षित करे, पढ़ाए लिखाए और उन्हें फ्यूचर के लिए क्या है एक्सपर्ट करे, मोटिवेट करे। तो इसके साथ साथ एक जो अध्यापक है उसकी ड्यूटी ये भी बनती है, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो भी क्रियाएं हो रही हैं टाइम के हिसाब से विद्यालय के अंदर, तो ये भी क्या है बच्चों के जो स्कूली लाइफ है बच्चों की, उसका एक पार्ट है।
तो उनको मोटिवेट करने के लिए उनके साथ साथ जो भी क्रियाएं, जो भी गतिविधियां करवाई जा रही हैं विद्यालय के अंदर, तो उन क्रियाओं के अंदर भाग लेना भी एक अध्यापक के लिए बहुत जरूरी है छात्रों के साथ। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि अगर जब भी कोई एक अध्यापक बच्चों को कुछ सिखा रहा है, तो सिखाते टाइम क्या है, अध्यापक बीच बीच के अंदर इधर उधर हो जाता है, तो क्या है बीच बीच में स्टूडेंट के आपस के अंदर छात्रों के साथ ही मतभेद हो जाता है। तो मतभेद को मिटाने के लिए अध्यापक को क्या है बीच में एक ऐसी भूमिका अदा करनी चाहिए ताकि जो छात्रों के अंदर कोई भी मतभेद हो रही हैं उन मतभेदों को भी दूर हटाया जा सके और बच्चों के अंदर कोई आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा भी ना हो। तो इस प्रकार स्टूडेंट जो अध्यापक है, अध्यापक को मध्यस्थ की भूमिका भी निभानी चाहिए। 6th पॉइंट आता है हमारा, अध्यापक को मध्यस्थ की भूमिका भी निभानी चाहिए। तो ये स्टूडेंट हमारा 6th पॉइंट हुआ। 7th पॉइंट के अंदर स्टूडेंट मैं आपको बात बताती हूँ कि कक्षा में विभिन्न व्यक्तिक क्रियाओं को पढ़ने लिखने की क्रियाओं से एकीकृत करके साक्षरता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। कि जो कक्षा के अंदर विभिन्न स्टडी से रिगार्डिंग क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं को, व्यक्तिक क्रियाओं को पढ़ने लिखने की क्रियाओं से क्या है बच्चे को एकीकृत करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। कोई भी कहानी पर अध्यापक छात्रों को अपने अपने कहानी बनाने के लिए उत्साहित कर सकता है। पहले अध्यापक बच्चों को कहानी सुनाए, फिर किस प्रकार बच्चों से एक टीचर किस प्रकार कहानी सुनता है, किस प्रकार जो उनका लेक्चर मेथड है, चाहे लेक्चर देने की इम्प्रूवमेंट है, किस प्रकार करता है, इससे बच्चों के अंदर क्या है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी पैदा होता है कि आज मेरी टर्न है, आज हमारे समूह की टर्न है, किस प्रकार हमने दूसरों से अच्छा कुछ करके दिखाना है। तो इस प्रकार बच्चे को एक लेखक पाठक के रूप में समझने के लिए भी उत्साहित करते हैं ये दोनों ही क्रियाएं। पहले वो अध्यापक बच्चों के सामने एक लेखक और पाठक के रूप में प्रदर्शित होता है, फिर जो बच्चे हैं, बच्चे भी एक अच्छे भाषणकर्ता के रूप में क्या है बच्चों के सामने आते हैं। तो ये स्टूडेंट जो हमारा रचनात्मकवादी अधिगम है, तो स्टूडेंट ये सर्जन करने का अधिगम नया सिद्धांत है जो क्या है अनुभवों पर आधारित नए ज्ञान का सर्जन करने का एक अच्छा सिद्धांत है। वैसे तो जो इसके मेन अधिगम कर्ता लगाओ, चाहे आप मेन परिपाटित जो किया है वो क्या है सीमू पापेर ने किया है, लेकिन जो प्याजे के संज्ञानात्मक कोग्निटिव डेवलपमेंट आप लगा लो के सिद्धांत पर भी इसे आधारित माना गया है। तो जो ब्रूनर हुए हैं, ब्रूनर ने भी इससे संबंधित अपने कुछ रचनात्मकवाद से संबंधित कुछ अन्वेषण बताए हैं और अपने ही कुछ नियम बताए हैं ताकि जो एक अधिगम करता है, अधिगम कर्ता को किस प्रकार जो अधिगम है, अधिगम से किस प्रकार उसे सिखाकर कुछ नया प्राप्त करके ऊपर की तरफ बढ़ाया जा सकता है, किस प्रकार एक स्टूडेंट और टीचर के अंदर किस प्रकार अच्छे लिंक हो सकते हैं, किस प्रकार वो इन फ्यूचर के लिए अच्छा बच्चों को गाइड कर सकता है। तो ये स्टूडेंट हमने अपना टॉपिक क्लियर किया रचनात्मकवादी अधिगम, जिसके अंदर मैंने पहले आपको बताया जो रचनात्मकवादी अधिगम है होता है क्या चीज, फिर ब्रूनर के अनुदेशन बताए जो उन्होंने 4 पहलुओं पर इसे आधारित माना है। वो 4 पहले जैसे मैंने बताया कि अधिगम के प्रति झुकाव होना चाहिए, फिर आया कि अधिगम ऐसा इसके अंदर शिक्षण विधियां ऐसी होनी चाहिए, ऐसे ज्ञान की संरचना होनी चाहिए ताकि जो अधिगम करता है इसे आसानी से समझ सके। फिर आता है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का जो प्रभावशाली अनुक्रम हो, एक अनुक्रम में स्टेप बाय स्टेप हो। फिर हमने की कि पुरस्कारों व दंडों की आवृत्ति व प्रवृत्ति भी बनाई जाए। फिर हमने किया कि जो ब्रूनर है, ब्रूनर ने रचनात्मकवादी से संबंधित कुछ नियम भी बताए हैं, उसे भी क्या है स्टूडेंट हमने पॉइंट टू ही पॉइंट क्लियर किया। फिर हमारा अगला इसी के अंदर हमने टॉपिक पॉइंट क्लियर किया कि रचनात्मकवाद के कुछ शैक्षिक आशय भी हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको पॉइंट टू ही पॉइंट बताया। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।